वेलकम। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। मैं हूं गुंजन। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और एक बड़ा इंसान बने, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परिवार में आर्थिक मंदी के चलते स्कूल जा ही नहीं पाते। लेकिन हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले, इसके लिए 1 अप्रैल 2010 को एक कानून लाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके तहत यह सुनिश्चित करने की योजना थी कि हर बच्चा स्कूल जाए। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उन्हीं पर भविष्य में देश की उन्नति निर्भर है। उन्हें पूरी तरह से शिक्षित करना माँ बाप का ही नहीं, देश की सरकार का भी कर्तव्य है और इसके लिए सरकार कई कार्यक्रम और योजनाएं बनाती है। ऐसी ही एक योजना है अनिवार्य शिक्षा, जिसे लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ये बातें आती हैं। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। देश के हर बच्चे को शिक्षा पाने का संवैधानिक अधिकार है। सभी बच्चों को अपने आसपास के स्कूलों में दाखिला लेने का अधिकार है। स्कूलों में बाकी जरूरी सुविधाएं जैसे पेयजल की सुविधा, खेलकूद की सामग्री, खेल का मैदान भी दिया जाए। ये कानून निजी स्कूलों पर भी लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षा का अधिकार कानून पर अपनी मोहर लगाते हुए पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया। इस अधिनियम के पारित होने से देश के हर बच्चे को शिक्षा पाने का संवैधानिक अधिकार मिला। देश का हर बच्चा 1 से 8वीं तक मुफ्त और अनिवार्य रूप से पढ़ेगा। सभी बच्चों को अपने आसपास के स्कूल में दाखिला लेने का अधिकार होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कानून निजी स्कूलों या फिर प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू है। शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य सरकार को यह पक्का करना होगा कि उनके राज्य में बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो सके। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्कूलों में बाकी जरूरी सुविधाएं जैसे पीने का पानी, खेल कूद की चीजें, खेल का मैदान भी दिया जाए। जो अभिभावक अपने बच्चों को बड़े और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने में असमर्थ हैं, उन्हें इस अधिनियम का लाभ मिल रहा है। अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर बहस जारी है कि कुछ निजी संस्थान इस अधिनियम के विरोध में हैं। ये भी चर्चा का विषय है कि इस अधिकार के तहत बच्चों को स्कूल में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन जो बाकी स्कूली खर्चे हैं उन्हें कैसे वहन किया जाए। तो क्या है आरटीई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आखिर है क्या? किस तरह इसका फायदा उठाया जा सकता है? कौन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं? इन सब पहलुओं पर हम बात करेंगे विवेक नासा जी से। वेलकम सर। थैंक यू। तो इससे मुतालिक अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जानना चाहते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार अब स्क्रीन पर फ्लैश होगा। वकील साहब, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इसको लागू करने के पीछे कारण क्या था? इसको लागू करने के पीछे कारण ये था कि हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले। अब सरकार ने सन 2002 में एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, 86th अमेंडमेंट थी ये, जिसके तहत आर्टिकल 21A बनाया गया, जिसके तहत हर ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हर वो बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच है उसे फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले। एजुकेशन कंपल्सरी तो है ही है, फ्री भी होनी चाहिए। इसी के तहत ये कानून राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि 2010 में इंप्लीमेंट किया गया, वो बनाया गया। इसके अंदर अलग अलग प्रोविजंस हैं कि किस तरीके से फ्री एजुकेशन इंप्लीमेंट की जा सकती है, क्या राइट्स हैं बच्चों के, क्या ड्यूटीज हैं पेरेंट्स की, टीचर्स की, स्कूल्स की या गवर्नमेंट की। तो ये सब कुछ ये रिक्वायरमेंट है। कुछ समय जब तक ये कानून नहीं बना था या कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट फंडामेंटल राइट नहीं बना था, तब तक सरकार के पास भी कोई जबरदस्ती नहीं थी, इट वाज नॉट मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट कि वो इस तरीके का कोई कानून लाए या ऐसी कोई पॉलिसीज भी बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये अमेंडमेंट होने से पहले भी इस चीज को आइडेंटिफाई किया और ये कहा कि हर बच्चे का ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि उसे फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। तो इसी के तहत ये कानून लाया गया। जी
चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतवीर सिंह हैं हिसार से। सतवीर जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं वकील साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। जो शिक्षा का अधिकार है, जो शिक्षा का स्तर हरियाणा में है, उसमें सरकार की इच्छा शक्ति की एक्टिविटी हद से ज्यादा कमी है जी। जैसे बच्चे के बाप की आमदनी हो 2.5 लाख जी। और बच्चे की फीस हो 10 लाख। 2.5 लाख वाला आदमी, अब वो भी रिजर्व कैटेगरी का आदमी, in the case of Honorable Supreme Court verdict, there is no any criminal error in case of scheduled caste. अब 2.5 लाख रुपए जिस बाप की इनकम है, क्या वो 10 लाख रुपए दे सकता है? दूसरी यही प्राइमरी स्कूल की बात, पहली से लेकर 9वीं तक कोई फैल नहीं। ये कोई शिक्षा का स्तर है? सरकार ने आंख नीच रखी है, गरीबों को जहर दे दो, हाथ में कटोरा पकड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, सब झूठे वायदे, सिर्फ एक सस्ती पॉपुलरिटी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं हम आपकी बात से, इसीलिए वकील साहब को खड़ा किया कि आपने कानून तो बना दिए, इंप्लीमेंट कितने हो रहे हैं? वकील साहब, अगर जैसा सतबीर जी ने कहा, इनकी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है कि अगर किसी की 2.5 लाख इनकम है, 10 लाख रुपए उसके बच्चे की फीस है, क्योंकि इस अधिनियम में यह है कि फ्री पढ़ाया जाएगा बच्चा, और ये भी कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों पर भी ये नियम लागू होंगे, लेकिन वो इस चीज की पूरी तरह से अवहेलना करते, वो कह रहे हैं हम नहीं इस चीज को लागू करेंगे। तो ऐसे में और बच्चे या इस तरह के पेरेंट्स कहां जाएंगे? चलिए अब मैं बताता हूं कि अब ये बात ठीक है, इस कानून का नाम ही है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कि ये एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। पर इस कानून में भी एक लेक्यूना है, एक कमी सरकार ने अपने आप ही छोड़ दी कि अगर कोई माँ बाप अपने आप ही किसी अपने बच्चे को किसी स्कूल में अगर एडमिशन कराते हैं तो वो एग्जाम्प्ट है, वो चीज बाहर है। बाकी और सारे बच्चों का तो अधिकार है फ्री एजुकेशन का। अगर आप अपने बच्चे का खुद ही एडमिशन कराएं तो उस बच्चे का फ्री अधिकार नहीं है। ये छोटा सा एक लेक्यूना है। अगर बात करें, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत ऐसे तबके हैं समाज में जिनकी आमदनी तो बहुत कम है, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो बहुत ज्यादा फीस डिमांड करते हैं। जैसे कि आपने भी कहा कि कोई क्रीमी लेयर नहीं है शेड्यूल कास्ट के केसेस में। अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों की बात करें तो इस कानून में प्रोविजन है कि वो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में माने जाएंगे, और हर प्राइवेट स्कूल को 25% सीट्स अपनी रिजर्व करनी है इस तरीके के बच्चों के लिए। अब इंप्लीमेंट कितना होता है ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स की, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इस चीज को, इन जो कानून के ये प्रोविजंस हैं उनको इंप्लीमेंट कराए। अब कानून तो बना दिया सरकार ने, इंप्लीमेंट कराना ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी कानून के हिसाब से तो जो स्कूल गवर्नमेंट अपने ओन करती है, या फिर कोई अनएडेड जो एडेड स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट की एड आती है, वहां तो फ्री एजुकेशन उन्हें देनी ही है। अनएडेड स्कूल्स में भी और एडेड स्कूल्स में भी, दोनों में ही 25% रिजर्वेशन का प्रावधान तो है, पर वो इंप्लीमेंट तो सरकार ने ही कराना है। जी वकील साहब, आपने कहा कि एक लूप होल है कि सरकार ने ये कानून तो बना दिया कि भाई अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और फ्री शिक्षा दी जाएगी, लेकिन जो पेरेंट्स खुद एडमिशन करा रहे हैं उनसे मुंह फाड़ के पैसे और डोनेशंस और सब कुछ लिया जाता है, हर तरीके से लिया जाता है। तो आपने कहा चलिए ये अगर कानून बनाया भी गया तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये लोग? क्या इसके भी कोई नॉर्म्स हैं कि आप आइडेंटिफाई करिए इस बच्चे को एजुकेशन मिल रही है या नहीं, फ्री मिल रही है या नहीं, इसका एडमिशन होना है या नहीं होना है? वैसे तो कानून में प्रोविजन है, इस कानून में ही प्रोविजन है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर या लोकल अथॉरिटीज जो हैं, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर आएगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आएगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी या डीएम, इन सबको सुनिश्चित करना है कि कितने बच्चे उनके डिस्ट्रिक्ट में इतने हैं जिनकी उम्र 6 से 14 साल है, क्या उन्हें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिल रही है, वो कौन से स्कूल है। हर स्कूल से जो लोकल अथॉरिटी है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, वो हर स्कूल से एक लिस्ट मांगते हैं। उन्हें लिस्ट, हर स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको एलिमेंट्री एजुकेशन दे रहे हैं उनकी वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड कराएं। वो उन बच्चों की लिस्ट जो कि 25% के सेक्शन में आते हैं, जिनको फ्री एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स को भी देनी है, उनकी लिस्ट क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट कराएं। तो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो वो एक सिस्टम तो बना सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। इस तरीके से कानून में आइडेंटिफिकेशन का तो एक प्रोसेस दिया हुआ है,
पर अब वो किस तरीके से करना है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ही देखना है। जी वकील साहब, आपने कहा कि 25% सीटें SC/ST के लिए रिजर्व होती हैं स्कूलों में, वीकर सेक्शंस के लिए जिसमें SC/ST लोग भी आते हैं। चलिए वीकर सेक्शन, लेकिन साफ तौर पे प्राइवेट स्कूल्स ये कह देते हैं कि सीट फिल हो गई, जी कि सीटें भर गई, अब सीट ही बाकी नहीं। क्या कोई ऐसा कानून है कि इस पे चेक लगाया जा सके कि सीट फिल हुई है या नहीं हुई है? क्यों मना करा जा रहा है? जी वही बात है, कानून में तो प्रोविजन है कि हर स्कूल को जो एक लिस्ट बनानी है उन बच्चों की जिनको वो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं जो कि वीकर सेक्शन में आएंगे, वो लिस्ट लेके उन्हें सरकारी महकमे को देनी है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में उन्हें जमा करानी है, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन के ऑफिस में उन्हें जमा करानी है। उसको देखते हुए अगर हम चाहें कि अगर हमें कोई कहता है कि कोई स्कूल आके कहता है कि जी सीटें फुल हो गई हैं, तो आप जरूर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास या डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के पास जा सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। RTI है आपके पास, अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपको डिटेल्स नहीं देता है तो RTI के तहत भी मांग सकते हैं कि वो जो वीकर सेक्शन की जो 25% सीट है फिल हुई है या नहीं हुई है। अगर फिल हुई है तो कौन कौन उसमें बच्चे हैं उनकी लिस्ट आप मांग सकते हैं। तो एक प्रोसेस तो है, अब उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें फोर्सफुली वो इंप्लीमेंट भी कराना पड़ेगा। अगर आपकी कोई शिकायत है तो कानून में ये भी प्रावधान है कि ये जो लोकल अथॉरिटी है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, आप उन्हें कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि 25% सीट्स तो फुल हुई नहीं स्कूल में, वो फिर भी हमें कह रहे हैं कि ये EWS वाली या वीकर सेक्शन वाली सीट्स फुल हो गई हैं, तो उनकी कंप्लेंट लोकल अथॉरिटी के पास की जा सकती है। जी वकील साहब, आपने कहा कि सरकार की नीतियां तो हैं पर इंप्लीमेंट नहीं होती, इसका सबसे बड़ा कारण है अवेयरनेस ना होना। जी, क्योंकि आपने बताया तो लोगों को पता चला होगा कि आप कंप्लेन कर सकते हैं, या अगर स्कूल ने साफ तौर पे कह दिया भाई सीटें फिल हो गई तो आप चेक भी कर सकते हैं हुई है या नहीं हुई है। हाँ जी, ये अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में। तो क्या सरकार ने ऐसे कोई अभियान भी चलाए हैं कि लोगों में अवेयरनेस फैले, या आपको लगता है कि चलाने चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने चाहिए। इवन सरकार ने कुछ इस तरीके के अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए भी हैं। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने शिक्षा का अधिकार करके काफी इसकी प्रमोशन भी की है। पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम देखें, मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक सर्वे पढ़ रहा था, उसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं जिनको एक्चुअली ये बेनिफिट मिलना चाहिए, सिर्फ 4% पेरेंट्स को इस प्रोविजन की, इस तरीके के अधिकारों की नॉलेज है। यानी कि 96% जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरीके के स्कूलों में एडमिशन दिलवाना है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका कोई अधिकार भी है, उनके फेवर में कोई कानून है। तो अवेयरनेस की जरूरत है। आज हम देखते हैं कि कुछ NGOs हैं, कुछ ट्रस्ट हैं, कुछ फाउंडेशंस हैं जो एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने की, अलग अलग स्ट्रीट प्लेस भी करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कुछ अभियान चला रही है, बट अवेयरनेस फैल नहीं रही। तो एक कोशिश तो जारी रखनी भी चाहिए, हर तरीके से कोशिश होनी चाहिए अधिकारों की। बस ये जरूरत है कि लोगों को अपने अधिकारों का पता हो, तभी वो अपने अधिकारों को मांग पाएंगे, उसकी मांग कर पाएंगे। यानी कि अवेयरनेस सबसे ज्यादा, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जी चलो, तो हम बात कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पर हम जल्द लौटेंगे। धान की किस्म 1509 का उत्पादन एवं विक्रय करने वाली भारतीय कृषि भारत की एकमात्र बीज कंपनी। पानी भी बचाओ, पैसा भी ज्यादा कमाओ। पूसा बासमती 1509 उगाओ। कंबोज एक्सपोर्ट। गांव, शहर या मोहल्ला, खबरें बड़ी छोटी या हो हल्ला, आपके मुद्दे लेकर बनेंगे। मेरे साथ एक तो गलत काम किया, आपकी आवाज, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। जानेंगे आपकी राय। देखिए आपका मंच सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे, सिर्फ खबरें अभी तक पर। कंबोज एक्सपोर्ट के बीच सिर्फ नाम ही काफी है। ਹੁਣ किसान ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸल्फर ਦੇ रूप ਵਿੱਚ आ गया है सरताज जिप्सम। ये यूज करें अपने खेत में और ये महंगी खाद से छुटकारा पाएं। अच्छी फसल है,
ग्रोथ इतनी अच्छी है, ये तो हमने बड़ा लेट लगाई थी फसल, और जिसमें ये यूज किया था हमने आपका सरताज, तो बहुत बढ़िया फसल हमारी जिस हिसाब से चल रही है, तो बहुत बढ़िया फसल इसमें निकली। अपनी जमीन दी गुआची ताकत दोबारा हासिल करो, नाले 50 बोरियां दी था 5 बोरियां ही काफी। हुणे कॉल करो टोल फ्री नंबर 1-800 180 2110। 65 सालों में खूब दिखा राजनीति का खेल, सरकारें हुई हर मोर्चे पर फेल, गांव शहर बदहाल, हर आदमी का है बुरा हाल। अब और न सहेंगे हम, बदलेंगे राजनीति, बदलेंगे देश प्रदेश। देखिए रोजाना शाम 7:30 बजे बदलेगा देश प्रदेश, सिर्फ खबरें अभी तक पर। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट। इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, हम शिक्षा का अधिकार की बात कर रहे हैं जो कि अनिवार्य है और फ्री है अप टिल क्लास 8 एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर मैं आपसे बहुत स्पेसिफिकली पूछूं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंडर आपने कहा सरकारी स्कूल भी आते हैं, प्राइवेट स्कूल भी आते हैं, पर फ्री एजुकेशन की जहां तक बात है, जैसे हमारे बच्चे अगर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो हम तो फीस दे रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या हम चैलेंज कर सकते हैं कि हम फीस नहीं देंगे? ऐसा नहीं है। कानून क्या कहता है? कानून का नाम जरूर है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, पर फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन कहां? इस कानून में 4 तरीके से स्कूल्स को डिवाइड किया है। एक वो स्कूल जो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है और ऑपरेट करती है। दूसरे वो स्कूल जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ एड मिलती है, किसी भी तरीके की एड हो सकती है, कुछ पार्ट भी हो सकती है, फुल एड भी हो सकती है, 50%, 25%, कुछ भी परसेंटेज हो सकती है। तीसरे वो स्कूल जो एक स्पेशल कैटेगरी के स्कूल है, नोटिफाइड, जैसे हो गए कि सैनिक स्कूल हो गए, सर्वोदय नवोदय विद्यालय हो गए, केंद्रीय विद्यालय हो गए, ये स्पेशल कैटेगरी के स्कूल हो गए। चौथे वो स्कूल जिनको जो कोई भी एड सरकार से नहीं लेते हैं। अब अगर बात करें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन सरकार कहती है कि दायित्व वो है उन स्कूलों में ही है, या तो वो सरकार द्वारा ओन करें जो पहले 2 कैटेगरी हैं, या फिर जिसको कुछ एड मिलती हो। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें सिर्फ वो 25% का क्राइटेरिया है जो कि वीकर सेक्शंस को वो फ्री एजुकेशन देंगे। उसमें भी सरकार ने उन्हें बेनिफिट दिया प्राइवेट स्कूल्स को कि अगर आप इन 25% बच्चों को आप फ्री एजुकेशन देते हैं तो वो उन 25% बच्चों का खर्चा सरकार उठाएगी। सरकार एक नोटिफाई करती है, सरकार तय करती है एक अमाउंट जो कि हर बच्चे के ऊपर, अगर सरकार अपने स्कूलों में जो खर्चा करती है पर बच्चा जितना खर्चा आता है वो उतना खर्चा प्राइवेट स्कूलों को दे देते हैं। तो फ्री एजुकेशन जो उस 25% के दायरे से बाहर जो लोग हैं उनके लिए नहीं है। फ्री एजुकेशन उन स्कूलों में है, सरकारी स्कूलों में या फिर एडेड स्कूलों में। प्राइवेट स्कूल्स में प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स में हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिले। जी चलिए, कविता हमारे साथ जुड़ गई हैं बहादुरगढ़ से। कविता जी नमस्कार। चलिए, संपर्क टूट गया से लगता है। वकील साहब, आपने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कुछ हद तक प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होता है, हालांकि वो ये चीज मानते नहीं है। अगर मान लीजिए मुफ्त शिक्षा या फिर जो सीट रिजर्व है 25% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, उसमें अगर एडमिशन नहीं मिलता है बच्चे को या फी चार्ज कर रहे हैं वो लोग या औने पौने दाम, क्या उन्हें चैलेंज किया जा सकता है? चैलेंज मतलब कंप्लेंट की जा सकती है। बिल्कुल जी, उनकी कंप्लेंट की जा सकती है। इस कानून में प्रोविजन है, 2 तरीके की अथॉरिटीज बनाई गई हैं। एक लोकल अथॉरिटी बनाई हुई है, एक अपीलेट अथॉरिटी बनाई हुई है। अगर इस हर प्राइवेट स्कूल को 25% बच्चों को तो फ्री एजुकेशन देनी ही है जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं। ये प्रोविजन भी है, अगर बच्चे 25% से ज्यादा हैं तो ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाला जाए, लॉटरी सिस्टम की जाए। अगर कोई स्कूल 25% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो सीटें हैं वो वीकर सेक्शन के लोगों को नहीं देता है तो क्या करें? तो लोकल अथॉरिटी के पास जाएं, वहां कंप्लेंट कर सकते हैं। लोकल अथॉरिटी में कौन है? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, शहर का डीसी, वहां जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर वो आपकी बात नहीं मानते, आपके एक्शन नहीं लेते, तो अपीलेट अथॉरिटी भी है। हर स्टेट की अपनी अपीलेट अथॉरिटी बनी हुई है। जैसे कि हरियाणा में नोटिफिकेशन आई थी राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन की, इस तरीके की एक अपीलेट अथॉरिटी है, उनके पास भी जा सकते हैं। तो लोकल अथॉरिटी में कंप्लेंट कर सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी में कंप्लेंट कर सकते हैं। जी चलिए, कविता फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं बहादुरगढ़ से। कविता जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं?
सर मैडम ये मैंने अपने बच्चों का एडमिशन अभी करवाया है जी। तो स्कूल में कह रहे हैं भाई 10% बच्चों को लेंगे और जो लेंगे उनके 100 रुपए ही कम होंगे बस एक बच्चे के, नहीं एडमिशन कम होगा, फीस में बस 100 रुपए कम होंगे। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस तरीके के काफी स्कूल्स हैं, पैसा ज्यादा मांगते हैं, वो इस कानून को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। तो आपके पास ऑप्शन है, जो आपकी लोकल अथॉरिटी है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डीईओ आएगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, या आपके डिस्ट्रिक्ट का एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, आप उनके पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम तो एक वीकर सेक्शन के हैं और हमारी पूरी फीस माफ होनी चाहिए, पर ये सिर्फ 100 रुपए ही कम कर रहे हैं। आपके पास अधिकार है कि आप जाके कंप्लेंट करें, आप अपने अधिकार का यूज कीजिए, कंप्लेंट कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको आपके बच्चों की फीस पूरी ही खत्म हो जाएगी। जी वकील साहब, जिस समय ये कानून लागू किया गया 2010, अब 2014 है जी। ये कानून लागू करते समय क्या ये सोचा गया कि हमारे पास क्या बुनियादी ढांचा है इसको मीट करने के लिए? अगर मैं टीचर्स की बात करूं या मैं स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो क्या वो हम मीट कर रहे हैं जो हमने इतना बड़ा कानून लागू कर दिया? जी कानून, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कानून लागू किया ही इसलिए गया ताकि इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक लीगल सिस्टम मिल जाए और वो उस लीगल प्रोविजंस के अंदर वो चीजें इंप्लीमेंट की जा सके। जब तक ये कानून नहीं था, सरकार के ऊपर भी कोई बाइंडिंग नहीं थी कि वो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी करे। अब इस कानून में प्रोविजंस है कि सरकार को अच्छे स्कूल्स, बिल्डिंग्स वगैरह की एक डिस्क्रिप्शन दे दी, कम से कम कमरा इतना, क्लासरूम्स इतने होने चाहिए, इस तरीके के स्कूल की बिल्डिंग होनी चाहिए, हर 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। इस कानून में अलग अलग प्रोविजंस दे दिए। अब धीरे धीरे उसके बाद ही सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। आपकी बात ठीक है कि 4 साल हो गए, अब ये देखने में आ रहा है बहुत ज्यादा, देखिए इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पे तो बहुत ज्यादा दिखती नहीं। हाँ ये है कि पर्सनली जो मैंने देखा है, इसके बाद अब स्कूल की जो पुरानी बिल्डिंग्स होती थी, बिल्कुल खंडर होता था, बच्चों को जमीन पे बैठना पड़ता था, उसके बाद अब कुछ नई बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई हैं। जो ऐसे स्कूल पुराने होते थे, खंडर होते थे, उनमें नई बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई हैं। बच्चों के लिए सेपरेट टॉयलेट शुरू हो गए हैं कि जिसमें बॉयज के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट्स हो जाए। क्लासरूम का साइज जो है इस कानून के हिसाब से जितना साइज दिया गया है उस तरीके के साइज हो गया है। पक्की बिल्डिंग्स बन गई हैं, बच्चों के लिए बेंचेस आ रहे हैं। अब धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है। ये कानून आने के बाद आप देखते होंगे कि हम इनकम टैक्स पे, हर तरीके के टैक्सेस पे एजुकेशन सेस देते हैं, वो सेस भी यहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे इंप्लीमेंट तो हो रहा है, पर जितनी तेजी से होना चाहिए था उतनी तेजी से नहीं हो रहा। जी चलिए, राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं बहादुरगढ़ से। राजकुमार जी नमस्कार। सर ये कानून कितने आदमी जानते जो आप बता रहे हैं इस बारे में? जी एक बार फिर रिपीट जी, फिर से अपना सवाल दोहराइए राजकुमार जी। सर जो आप ये बता रहे हैं ये कितने बच्चे, आज तो क्या है कि हमारे यहाँ सेटलमेंट का प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट ट्यूशन और प्राइवेट हॉस्पिटल किस किस चीज से बचेंगे? और हमें जानकारी कितने आदमी को इस बारे में? 1% को भी आने नहीं निकालेंगे, 1% को भी जानकारी भी नहीं है इस बारे में। जिसकी 2 लाख रुपए से कम की ज्यादा की आमदन है, उनके बच्चे की फीस जो बता रहे हैं आप, जी जी जानकारी। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों को जानकारी नहीं है। हम आज ये प्रोग्राम भी इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों को जानकारी हो सके। हमारा ये कोशिश है कि अवेयरनेस इस कानून के अधिकार के प्रति फैलाई जा सके, आपको आपके जो अधिकार हैं वो आपको बताए जा सके ताकि आप उनकी मांग कर सके। जहां तक बात है कि बच्चों को नहीं मिलता है, प्राइवेट स्कूल्स वाले नहीं देते रिजर्वेशन, अगर आप अपना जो क्राइटेरिया है, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया फिक्स किया है, हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, अगर उस क्राइटेरिया में आप आते हैं तो अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। कोई प्राइवेट स्कूल मना नहीं कर सकता अगर उनके पास सीट्स हैं। अगर वो मना करते हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो लोकल अथॉरिटीज हैं या अपीलेट अथॉरिटीज हैं उनके पास कंप्लेंट कीजिए और अपने अधिकार को पाइए। जी वकील साहब, ऐसा भी प्रावधान है इस कानून में कि बेसिक एमिनिटीज बच्चों को दी जाएंगी, जैसे कि आपने बात की टॉयलेट्स की, या सही इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और हर 30 बच्चे पे एक टीचर होगा। लेकिन ऐसा, क्योंकि मैंने कहा हमारा बुनियादी ढांचा ऐसा नहीं है कि टीचर्स अवेलेबल हो पाए 30 बच्चे पे एक टीचर, या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अगर ऐसे में कंप्लेन करनी हो तो कहाँ जाएं, किससे कंप्लेन की जा सकती है? अगेन जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो लोकल अथॉरिटी है उसके पास आप कंप्लेन कर सकते हैं। कौन है लोकल अथॉरिटी में आएंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हरियाणा के लिए, या फिर डीएम या डीसी। अब अगर हम बात करें कि 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, इस तरीके का क्राइटेरिया सरकार ने इस कानून में बना दिया। अब अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो वहां तो फीस ज्यादा लेते हैं, तो
अमूमन इस तरीके की टीचर्स टू स्टूडेंट रेशियो बनाई जाती है 30 हो या 35। प्रॉब्लम आती है सरकारी स्कूलों में, जहां देखा जाता है एक टीचर है 100, 150, 200 बच्चे एक ही टीचर संभाल रहा है, जमीन पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, एक टीचर बैठ के उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम वहां है। अब सरकारी स्कूलों में ये तो सरकार का अपना ही दायित्व है कि वहां पे टीचर्स प्रोवाइड करें। अगर नहीं है, आप अगर सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे भी सही, तो वो भी अपनी इनएबिलिटी दिखाएंगे कि जी स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नहीं कर रही। तो ये प्रॉब्लम तो है, इसको कैसे दूर किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट ने देखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखना है। वैसे मैंने देखा है कि कुछ इन्होंने स्कीम्स निकाली हैं, कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स के रिक्रूटमेंट किए जाए। आजकल देखा जाता है कि रोज एक नई नोटिफिकेशन तो आती है टीचर्स को भर्ती करने के लिए। हरियाणा में गेस्ट टीचर्स भी अपॉइंट किए हैं इन्होंने, एक कोशिश तो कर रहे हैं, बट वो कोशिश पूरी नहीं हो रही। जो 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। वकील साहब, अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें, जो फी ये लोग चार्ज करते हैं जी, वो बिल्कुल सर से ऊपर होती है कई पेरेंट्स के, लेकिन सिर्फ बच्चे को पढ़ाना, इस वजह से पेरेंट कैसे भी करके वो फीस जमा करते हैं। क्या ऐसा कोई कानून है जो इनकी फीस जिस तरह की वो ले रहे हैं उस पर लगाम कर सके, या कोई क्राइटेरिया हो, कोई स्लैब हो कि आपको इस बच्चे की इतने से इतने तक की फीस लेनी है? जी, ये जो कानून है राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इस कानून में इस तरीके का तो कोई प्रावधान है नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरीके का कानून होना चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है कि वो इस तरीके की कोई नोटिफिकेशन ले आए या फिर कोई कानून बनाए जिससे कि वो कोई लगाम लगाई जा सके। अब दिल्ली स्टेट में इस तरीके की बीच में नोटिफिकेशंस आई थी, जिसमें कि इन्होंने कोशिश की थी दिल्ली सरकार ने रिस्ट्रिक्ट करने की स्कूल्स को, कि वो फीस को रिस्ट्रिक्ट कर सके। इस केस में स्कूल जो है हाईकोर्ट चले गए, और वहां क्योंकि कोई कानून था नहीं, एक सिर्फ नोटिफिकेशन कोई थी, तो वो इंप्लीमेंट सरकार कर नहीं पाई। तरीका यही है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके का कोई कानून लाए, स्कूल्स को रोके कि वो जो एग्जॉर्बिटेंट फीस ले लेते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी फीस मांग ली, ये पेरेंट्स पे कर पाए या ना पे कर पाए, तो इस तरीके की इस चीजों को रोकने के लिए कानून लाना चाहिए, इस तरीके के प्रोविजंस लाने चाहिए। तभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई थी कि हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले, फ्री एजुकेशन मिले या फिर सस्ते दामों पे मिले, वो तभी पूरी हो पाएंगी चीजें, अगर स्कूल्स को, प्राइवेट स्कूल्स को स्पेशली रोका जा सके कि वो एग्जॉर्बिटेंट फीस ना ले। यानी कि आप मानते हैं कि ये पूरा कानून ही पूरी तरह से नहीं बनाया गया, इसमें कुछ लूप होल्स हैं। लूप होल इसलिए भी है, शुरुआत तो आपने कर दी, लेकिन कहां जाके वो पहुंचेगा उसका कोई अंदाजा नहीं। आप ये देखिए कि वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब स्कूल होते किसके हैं? आप देखिए बड़े बड़े स्कूल हैं, कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल नेता, ये पॉलिटिक्स में बैठे हुए लोग या ब्यूरोक्रेट्स, कहीं ना कहीं से उनका सपोर्ट होता है या फिर उनका ही पैसा लगा होता है, प्रॉफिट उन्हें ही जा रहा होता है। तो अल्टीमेटली इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तो वो इस तरीके के प्रोविजंस लाए ही नहीं, लाए जाते भी नहीं। देश में आप देखेंगे कहीं नहीं है इस तरीके के प्रोविजंस जिसमें कि प्राइवेट स्कूलों को रोका जा सके कि वो एग्जॉर्बिटेंट फीस जो ले रखी है उस पर चेक या बैलेंस हो, उनसे पूछा जाए कि आप ये फीस ले रहे हैं तो किस आपका क्राइटेरिया क्या है इतने पैसे मांगने का। जी चलिए, ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से। ओम प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम ये ऐसा था, बिटिया का एडमिशन कराया था जेबीटी में जी, और एडमिशन कराने के बाद 3 या 4 महीने गई है कॉलेज में जी, तो उसके बाद बिटिया की शादी करनी पड़ गई जी। जी, तो शादी करने के बाद जो है वो ससुराल भी जो रिश्तेदारी जो मिली है, जो है वो अपना ऑस्ट्रेलिया में जाना पड़ेगा गुड़िया ने, तो आगे हमने पढ़ाना नहीं समझोगे। हेलो जी जी जी, तो उसमें मैट्रिक की और +2 की जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल थे हमारे जी, वो इसमें नड़वा कॉलेज में है हमारे जो है जी जी, तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जो है 25,800 रुपए जमा करा थी मैडम जी। तो वो 10वीं की और 12वीं कक्षा के जो सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो सेकंड सेमेस्टर की फीस जमा कराओ तब देंगे जी। तो क्या ऐसा कुछ है कि वो फीस जमा करानी पड़ेगी? देखिए, वैसे तो हम आज राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि बच्चों का जो मौलिक अधिकार है एजुकेशन के लिए। आपका प्रश्न बिल्कुल ऑफ द ट्रैक है कि आपकी बेटी की जेबीटी में एडमिशन लिया था और कॉलेज वालों के पास कुछ सर्टिफिकेट जमा है, तो आप वो सर्टिफिकेट्स के लिए तो देखिए आप कॉलेज वालों से बात करें कि अगर फीस नहीं बनती, आपकी बेटिया ने पूरे अगर कोर्स किया ही नहीं तो किस बात की फीस, अगर वो आपके नहीं देते हैं डॉक्यूमेंट्स तो आप यूनिवर्सिटी से जिससे एफिलिएटेड हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कंप्लेन कर सकते हैं। जी चलो, तो उम्मीद है राजकुमार जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, पर हम जल्द लौटेंगे।
बासमती धान की नई किस्म पूसा बासमती 1509 सिर्फ 90 दिन में तैयार होने वाली बासमती की देश में पहली किस्म। ज्यादा पैदावार, ज्यादा बाजार भाव, कंबोज एक्सपोर्ट का पूसा बासमती 1509। पानी भी बचाओ, पैसा भी ज्यादा कमाओ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸल्फर ਦੇ रूप ਵਿੱਚ आ गया है सरताज जिप्सम। सरताज जिप्सम का हमें इसका मतलब बहुत फायदा हुआ है। इसमें पौधा भी कम पानी लेता है और पानी भी साफ खड़ा है। मैं किसानों को यही कहूँगा जी, मतलब सरताज जिप्सम डालो, इसमें मतलब फायदा है। अपनी जमीन दी गुआची ताकत दोबारा हासिल करो, नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी। हुणे कॉल करो टोल फ्री नंबर 1-800 180 2110। सेहत हजार नियामत, सही खान पान और सेहत का नाता, सही लाइफस्टाइल यानी अच्छी सेहत। कैसे रहें स्वस्थ? व्यायाम का साथ और हेल्थ गुरु हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। इस रविवार शाम 4 बजे हेल्थ गुरु में देखिए क्या होता है थैलेसीमिया और कैसे होता है इसका उपचार। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू, जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट। वकील साहब, राइट टू एजुकेशन एक्ट जब लागू किया गया, एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है जो बच्चों को पनिशमेंट दी जाती है, चाहे सरकारी स्कूल की बात करें चाहे प्राइवेट की बात करें। प्राइवेट में तो फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट दोनों है, सरकारी में सिर्फ मारा पीटा जाता है जी। इसके खिलाफ भी कोई कीप चेक कानून है कि भाई ना हो ऐसा बच्चों के साथ? जी बिल्कुल, जो हम कानून की बात कर रहे हैं RTE कानून जो है, इस कानून में स्पेसिफिक प्रोविजन है कि किसी बच्चे को फिजिकल या मेंटल हैरेसमेंट नहीं की जाएगी। ये देखा गया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मार पिटाई कर देते हैं, काफी ज्यादा मार देते हैं, तो इसके लिए चेक है, उसके लिए मना है कि इस तरीके का कोई एक्ट नहीं किया जा सकता। या सरकार जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें मेंटल हैरेसमेंट है। मैं बताता हूँ किस तरीके की फिजिकल हैरेसमेंट होती है या मेंटल हरासमेंट होती है। फिजिकल हरासमेंट जैसे कि बच्चे को बुलाया, उसे स्केल मारा, उसे डंडी मारी, उसे स्कूल का बैग लेके खड़ा कर दिया, बेंच पे खड़ा कर दिया, हाथ ऊपर करके धूप में खड़ा कर दिया या धूप में खड़ा कर दिया, या मुर्गा बना दिया, या कान पकड़े उसके कान मरोड़े, ये सारी चीजें फिजिकल हरासमेंट के दायरे में आएंगी। और जो मेंटल हरासमेंट है कि बच्चे को कहा, उसको सुधारने की कोशिश में उसको कुछ भी कहा, जो सब्जेक्ट है उसको बुरा लगे, बच्चे को सारी क्लास के सामने उसको अलग से खड़ा किया जाए, उसे उसके वो निंदा का पात्र बने, या उसके पेरेंट्स है या वो किसी कास्ट का है या किसी रिलीजन का है, उसको कोई नाम दिया जाए, ये सारी मेंटल हरासमेंट में आती हैं। तो हर स्कूल का ये दायित्व है इस कानून के अंदर कि वो हर स्कूल का और हर टीचर का कि ये सब होने से रोके। ना ही टीचर फिजिकल हरासमेंट करे, जो मैंने चीजें बताई, और ना ही कोई मेंटल हरासमेंट करे बच्चों का, जिससे कि उनके जो आगे डेवलपमेंट है उसमें कोई बाधा आए। जी वकील साहब, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है इस कानून का, खासकर बच्चों के दिमाग पर, क्योंकि वो जानते हैं वो पढ़ें या ना पढ़ें, 8वीं क्लास तक तो वो पास हो ही जाएंगे। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज ये कानून आने से पहले हर बच्चे के दिमाग में होता था कि हमने मार्च में एग्जाम होंगे, हर क्लास को धीरे धीरे हमने पढ़ाई करनी है और एग्जाम क्लियर करने, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। अब ये जब से ये कानून आ गया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि 8वीं क्लास तक तो आपको फ्री मिलेगी और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। इसका मतलब है कि आप 8वीं क्लास तक तो फेल हो ही नहीं सकते। इस कानून में ये भी प्रोविजन आ गया कि कोई भी स्कूल किसी बच्चे को 8वीं क्लास तक ना ही फेल करेगा, ना ही इसे एक क्लास में होल्ड करेगा। इसमें प्राइवेट स्कूल्स भी आते हैं, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, सब कानून, ये प्रोविजन सबके लिए एप्लीकेबल है जी। तो अब हुआ क्या कि अब बच्चों, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बच्चे अब ये सोचते हैं, कई बच्चे ये सोचेंगे कि अब हम पढ़े या ना पढ़े, हमें पास तो हो ही जाना है। ऑल्दो एक ग्रेडिंग सिस्टम है जो स्कूलों में आ गया है, पर आपकी बात ठीक है कि इस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर 8वीं के बाद बच्चे को एग्जाम देने हैं, अगर उसने आज तक एग्जाम दिए ही नहीं, उसको उस तरीके का वो सिस्टम में आया ही नहीं कि वो एग्जाम देना जरूरी है, उसको इवैल्यूएशन करनी है कि वो अगर मेहनत नहीं करेगा तो फेल भी हो जाएगा, तो 9वीं या 10वीं में आके वो उस तरीके के सिस्टम के लिए बड़ा उसको एक अजीब लगेगा कि मैं कहाँ आ गया। फिर 12वीं में बोर्ड्स भी हैं और अल्टीमेटली
12वीं के बाद जब कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कट थ्रोट कंपटीशन है। आप देखेंगे कुछ कॉलेज की तो 100% ही लिस्ट चली जाती है कि आपके अगर 100% है तभी आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जो जिस बच्चे ने 8वीं तक एग्जाम ही नहीं दिए वो अगले 4 साल में कैसे कोप अप करेगा इतने स्टिफ कंपटीशन को? तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यानी आप मानते हैं कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि 8वीं क्लास तक आप पढ़े या ना पढ़े पास तो हो ही जाएंगे। हाँ, चाहे टीचर अगर पढ़ाना भी चाहे, अगर बच्चे मेहनत नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, गुणवत्ता पे असर पड़ेगा। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जी। इस कानून के बारे में अगर दोबारा से हम वापस बात करें वकील साहब, तो अभिभावक को या बीइंग अ पेरेंट क्या अधिकार देता है? ये तो आपने स्टूडेंट्स का हक बताया कि इतना आपको अनिवार्य शिक्षा है, फ्री शिक्षा है जी। तो बीइंग अ पेरेंट अभिभावक को क्या हक देता है ये कानून? इस कानून में अभिभावकों को, पेरेंट्स को ये हक है कि वो जो अगर वो वीकर सेक्शन में आते हैं, वीकर सेक्शन की डेफिनेशन में अगर वो कवर होते हैं, क्राइटेरिया में कवर होते हैं एज पर नोटिफिकेशन ऑफ देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट, तो वो जाके उस अधिकार को मांग सकते हैं, अपने बच्चों के लिए इंप्लीमेंट करा सकते हैं कि भाई हम इस वीकर सेक्शन में आते हैं और हमें फ्री एजुकेशन का जो अधिकार है हमें वो चाहिए। दूसरा, इस कानून में एक और प्रोविजन है कि एक एसएमसी का गठन किया जा सकता है जो कि है स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज। अब कोशिश करता हूं बताने की कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज होती क्या है। ये स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज है, वो कमिटीज होंगी जिसमें कि 75% जो लोग होंगे उस कमेटी के वो पेरेंट्स होंगे और बाकी 25% जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के चुने हुए म्यूनिसिपैलिटी के या एमएलए हैं उसमें से उनका एक बंदा, स्कूल के टीचर्स में से कोई, और जो लोकल अथॉरिटी डीईओ बीईओ जो मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग, उसमें से लोग आके कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में जरूरी है कि 50% तो लेडीज होनी ही चाहिए। तो उस कमेटी का काम क्या है, वो देखे कि स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है, किसी भी स्कूल में जो दी जा रही है उसकी क्या गुणवत्ता पूरी है, राइट। जो इस कानून के अंदर जो प्रोविजंस हैं क्या वो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, जो स्कूल को कोई ग्रांट मिल रही है क्या उसको ठीक ढंग से यूज किया जा रहा है। तो और भी काफी चीजें हैं जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी देख सकती है। पर अब क्या है कि ऑल्दो ये कानून जब बना था तो ये एक वेलफेयर कानून था। वेलफेयर कानून में स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज आ गई, जिसमें कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज जिसमें कि ज्यादातर पेरेंट्स हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो चेक एंड बैलेंस कर सके कि स्कूल में सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ये चीजें प्राइवेट स्कूल्स पे भी एप्लीकेबल थी। 2012 में कुछ राजस्थान के स्कूल्स ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया इस प्रोविजन को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है कि पूरा का पूरा इनके हाथ में तो नहीं दे सकते स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज के, तो एक एडवाइजरी रोल होगी। तो इसी के तहत ये जो आरटीई कानून में एक अमेंडमेंट आई 2012 में, जिसके तहत कि अब ये कर दिया कि जो सरकारी स्कूल्स हैं उसमें तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज का फिर एक अफेक्ट रहेगा, वो अपना कंट्रोल कर पाएंगे। पर जो अनएडेड स्कूल्स हैं या फिर एडेड स्कूल्स हैं या फिर जो स्पेशल कैटेगरी के स्कूल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, उसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज एसएमसीज जो हैं उसका सिर्फ एडवाइजरी रोल होगा। अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट, 3-4 दिन पहले ही एक सुप्रीम कोर्ट की और जजमेंट आई है। उसके बाद तो अब ये माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस के रिलेशन में है। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो वो इंस्टीट्यूशंस, वो स्कूलिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, जो माइनॉरिटीज ने इंस्टीट्यूट की हैं, जैसे कि कोई मुस्लिम्स ने किया हो, बुद्धिस्ट ने, जो भी माइनॉरिटीज हैं, उन सारे इंस्टीट्यूशंस पे ये आरटीई एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटीज ने गठन किया है उस इंस्टीट्यूशन का, उस पे 25% जो वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगी। और भी जो सारे प्रोविजंस है इस कानून के वो उन लोगों पे एप्लीकेबल है ही नहीं। तो क्या कोई अथॉरिटी ऐसी भी होती है वकील साहब जो एक चेक रखे कि स्कूलों में ये इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही चीजें? आइडियली कानून के हिसाब से तो लोकल अथॉरिटी का गठन है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। हरियाणा में लोकल अथॉरिटी में आएंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, डीसी, डीएम, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इन लोगों का काम ही यही है कि आरटीई एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, जो हरियाणा के आरटीई रूल्स हैं, उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, वो देखें और अपनी रिपोर्ट जो हैं हायर अथॉरिटीज को, फाइनेंशियल कमिश्नर जो एजुकेशन के हैं वहां तक, डायरेक्टर एजुकेशन है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, वहां तक फाइल करें, इन्फॉर्मेशन करें। देख उनका ही काम है कि इसके सारे जो प्रोविजंस है वो इंप्लीमेंट कराएं। 25% जो वीकर सेक्शंस को मिलना चाहिए वो इंप्लीमेंट कराएं। अगर ये काम नहीं करते हैं तो इनकी भी अपील की जा सकती है, इनके अगेंस्ट डायरेक्टर्स को कंप्लेन की जा सकती है। अगर जो कंप्लेन का प्रोसेस है लोकल अथॉरिटी के पास,
कंप्लेन अगर ये आपकी नहीं सुनते हैं, स्कूल्स के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते हैं, तो अपीलेट अथॉरिटी भी है, जैसे कि मैंने बताया, रीपा इसको हरियाणा में कहेंगे, हर स्टेट में एक अपीलेट अथॉरिटी बनाई हुई है। पर जरूरत है लोकल अथॉरिटी के द्वारा इसके प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने की। जिन पेरेंट्स को का राइट है, जो वीकर सेक्शंस हैं, उनको जागरूक करने की और उनको ये राइट्स दिलवाने की। जी वकील साहब, एक और मेन प्रॉब्लम सामने ये आती है कि मान लीजिए अगर 13 साल का कोई बच्चा है जी, तो उसे सीधे 7वीं क्लास में डाल दिया जाता है जी। अगर मान लीजिए वो बिल्कुल ही अंगूठा टेके, बिल्कुल उससे पहले वो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो बाकी जो 60 बच्चे उस क्लास में हैं जी, उनसे अलग उसका सिलेबस होगा या उसको कैसे बेसिक्स सिखाए जाएंगे? क्योंकि वो जो 60 बच्चे हैं वो तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं और ये जो नया बच्चा आया है इसे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता और सीधे 7वीं क्लास में आ गया, तो क्या इनके सिलेबस में कुछ अंतर होगा, टीचर्स में अंतर होगा, या किस तरह से उसे फिर आगे ले जाया जाएगा? अगर कानून की बात करें तो इस कानून में प्रोविजन जरूर आ गया। ये कानून RTE पास होने के बाद ये कानून में प्रोविजन आ गया कि अगर किसी बच्चे ने 7वीं क्लास तक एजुकेशन नहीं की है, एक वो स्पेसिफाइड एज का है, तो वो उस स्पेसिफाइड एज में उस क्लास में भर्ती किया जा सकता है अंडर स्पेशल प्रोविजंस। अदरवाइज अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के जो RTE रूल्स हैं इसमें स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया कि इस इतनी उम्र का बच्चा इस क्लास में जाएगा, अलग से डिफाइंड है। अब आपकी बात ठीक है कि कानून में तो प्रोविजन आ गया कि इस उम्र का बच्चा जो आज तक बिल्कुल उसने पढ़ाई की नहीं, उसको हमने जी उठा के 7वीं क्लास में डाल दिया। उसमें प्रोविजन ये है कि उस बच्चे को, क्योंकि उसने आज तक पढ़ा नहीं, अंगूठा टेक है, बिल्कुल उसे लिखना पढ़ना भी नहीं आता, 7वीं में कैसे बैठेगा? उसके लिए प्रोविजन है कि उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, अलग से दी जाए। उसको उन बच्चों के साथ, उसका सिलेबस अलग नहीं होगा, सिलेबस सेम ही होगा, पर उस बच्चे को थोड़ी अलग ट्रेनिंग दी जाए। अब विडंबना यही है कि अगर जिस बच्चे ने आज तक पढ़ाई की ही नहीं, तो वो 7वीं क्लास का सिलेबस कैसे कोप अप करेगा? एक साल में कोई 7 साल की पढ़ाई तो कर नहीं सकता, बहुत मुश्किल होता है, अनलेस एंड अनटिल वो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बच्चा हो। अब सरकार ने प्रोविजंस ला दिए हैं और ये भी है, प्रोविजन ये भी है कि उस बच्चे को पास भी करना है। तो अल्टीमेटली 7वीं में जो बच्चा आया, चाहे उसको पढ़ाई आती है या नहीं आती, पास भी वो होकर 8वीं में चला जाएगा, 8वीं भी पास कर लेगा। तो अल्टीमेटली सरकार को ये देखना है कि ये लेक्यूनास है कि वो इसको कैसे भरेंगे। उस बच्चे को जिसने आज तक पढ़ाई की ही नहीं, 7वीं या 8वीं में डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, तो वो कोप अप कैसे करेगा, उसको उतनी एजुकेशन कैसे दी जाएगी? ये सरकार को देखना है, बहुत बड़ा लेक्यूना है। आपकी बात ठीक है। वकील साहब, एक बात और है, 25% जो सीटें आरक्षित हैं बच्चों के लिए, क्या आपको लगता है वो कानून फॉलो हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। आपकी बात ठीक है, 25% आरक्षित तो कर दी। प्राइवेट स्कूल्स बिल्कुल इसको फॉलो करना ही नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि इस तरीके के बच्चों को फ्री पढ़ाया जाए। या फिर आपको और बताता हूं कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने क्या किया है कि जो 75% बच्चे हैं अपना, उनको तो अलग पढ़ाएंगे और जो 25% बच्चे हैं उनके लिए अलग क्लासें कर देंगे, या फिर उन्हें कहेंगे कि आपको शाम को पढ़ा देंगे। और कानून, जो ये RTE कानून है, इसमें बिल्कुल प्रोहिबिशन है कि 25% जो बच्चे हैं वीकर सेक्शंस के, वो 75% बच्चों के साथ ही बैठ के पढ़ेंगे, सेम क्लास में पढ़ेंगे, सेम बेंचेस पे बैठ के पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग क्लास कर दी जाएगी या उनको शाम को पढ़ाया जाएगा। ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। दैट वुड बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वालिटी। तो इसलिए हर बच्चे को, चाहे वीकर सेक्शन का ही क्यों नहीं है, उसको अपर सेक्शन वालों बच्चों के साथ ही पढ़ना है। चाहे कितना ही ऑब्जेक्शन आए, अपर सेक्शन वाले जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स है कि हम अपने बच्चे को वीकर सेक्शन वाले बच्चों के साथ नहीं रहने देंगे, पर कानूनन उन्हें, दोनों बच्चों को, चाहे अपर सेक्शन के हैं या वीकर सेक्शन के, उन्हें इकट्ठे एक ही क्लास में सेम बेंच पे बैठ के ही पढ़ना है। जी वकील साहब, एक और कॉमन प्रैक्टिस देखने में आती है कि जो स्कूल के टीचर्स होते हैं जी, वो बच्चों को ये साफ तौर पे कहते हैं कि आप ट्यूशन हमसे लेंगे तो ही आगे आप पास होंगे, आप कहीं ट्यूशन नहीं ले सकते। तो क्या ये भी कोई प्रावधान है इस कानून में कि भाई आप हैरेसमेंट नहीं कर सकते? इस कानून में टोटल प्रोहिबिशन है प्राइवेट ट्यूशंस पे। कोई भी टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है वो प्राइवेट ट्यूशंस नहीं ले सकता। टोटल प्रोहिबिशन है इस कानून में। और इवन अदरवाइज भी इस कानून के आने से पहले भी मैंने देखा था कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की हुई थी। जिस समय हम भी पढ़ते थे उस समय भी सरकार की नोटिफिकेशन थी कि कोई भी कॉलेज का टीचर, सरकारी कॉलेज का टीचर, सरकारी स्कूल का टीचर वो ट्यूशंस नहीं ले सकता। जी। और प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाते हैं टीचर्स वो ले सकते हैं ट्यूशन? अब इस कानून के आने के बाद प्राइवेट स्कूल वाले भी नहीं ले सकते। खैर चलिए वकील साहब, एक सरकारी स्कूलों के अगर हम माहौल देखें तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भाई टीचर्स आ तो गई हैं, धूप में बैठे हैं, आराम से गप्पेबाजी हो रही है, स्वेटर बुने जा रहे हैं, बच्चों से कुछ काम कराया जाए। ऐसे में क्या करा जा सकता है? क्योंकि पढ़ाई का स्तर तो बहुत कम हो गया, भले वो फ्री एजुकेशन है, भले वो कंपल्सरी एजुकेशन है, पर वो मिल तो नहीं रही। अब आपकी बात ठीक है, तो उसे इंप्लीमेंट कौन कराएगा? ऐसा देखा गया है कि आप सरकारी स्कूल में चले जाइए, 4 टीचर इकट्ठे बैठ के स्वेटर बुन रही हैं या गप्पे मार रही हैं, और एक टीचर 200 बच्चों को इकट्ठा लेके बैठी है।
वो जो स्टूडेंट टीचर रेशो है 30 बच्चों पे एक टीचर, वो कहां गया? 4 टीचर्स तो बैठी गप्पे मार रही है और एक टीचर बेचारी 200 बच्चों को पढ़ा रही है। अब ये इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? जो लोकल अथॉरिटी है, डीईओ है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर है, उन्हें वहां स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में रेड मारनी चाहिए, मौके पे पहुंच जाएं और वहां देखें कि क्या जो सारी कानून आरटीई के तहत जो प्रोविजंस है क्या वो फॉलो हो रहे हैं, सारी जो सुविधाएं सरकार ने दी है क्या उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा। इवन सरकार तो आजकल बच्चों की अटेंडेंस के लिए मिड डे मील भी देती है ताकि बच्चों की अटेंडेंस पूरी हो जाए। बच्चे कुछ सरकारी स्कूलों में तो बच्चे सिर्फ इसीलिए पढ़ने आते हैं कि चलो स्कूल में फ्री में खाना मिल जाएगा, उन्हें पढ़ने में चाहे इंटरेस्ट ना हो, और फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। सरकार ने कोशिश की है, मिड डे मील के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। अब ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है कि क्या वो मिड डे मील बच्चों को मिल रही है या नहीं मिल रही है, कहीं और तो डाइवर्ट नहीं हो रहा खाना। अब एक पीछे इंसिडेंट भी आया था बिहार में कि मिड डे मील खा के काफी बच्चों को जहर से मर गए थे, फूड पॉइजनिंग से। ये हर जगह है वकील साहब, सिर्फ बिहार की बात नहीं, हर जगह है। तो ये अब सरकार को चेक एंड बैलेंस करना है, सारी की सारी क्वालिटी मेंटेन करनी है, रेट्स मारनी पड़ेंगी कि टीचर्स जो है अपनी क्लास में रहें, बच्चों को पढ़ाएं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मेंटेन हो। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ना कोई नायाब तरीका तो निकालना पड़ेगा ये सारी चीजें देखने के लिए, और सरकार में पहले तो विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ हम ये चीजें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। बच्चे जो है देश का फ्यूचर है, कि बच्चे अगर आज के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर जाएंगे, चाहे प्राइवेट स्कूल के हैं या सरकारी स्कूल के भी हैं। सरकारी स्कूलों को तो बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स के बराबर का एक स्टैंडर्ड ले आएं, ताकि लोग प्राइवेट स्कूल में ना जाके सरकारी स्कूलों में जाएं और पढ़ाई करें। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सरकार को की विलिंगनेस चाहिए। जी चलिए, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैम नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कौशिक है। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा से बोल रहा हूँ मैम। जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम सर ने अभी भी एक क्वेश्चन उठाया था कि भाई जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं या कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो बाहर ट्यूशन नहीं दे सकते, और अभी जो आरटी अपना जो नया एक्ट है उसके तहत ये भी है कि भाई जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं इंस्टीट्यूशन के वो भी ट्यूशन नहीं दे सकते। जी तो मैम फिर ट्यूशन अगर बच्चे का ट्यूशन लगवाना है, हम किसी बच्चे का ट्यूशन करवाएंगे हम, तो मैम वो करवाएंगे किसके पास ट्यूशन फिर हम? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो कानून की बात कर रहा था कि कानून में तो प्रोहिबिशन है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी ट्यूशन नहीं दे सकते। अगर आप देखें तो बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, साइंस ग्रेजुएट्स या कॉमर्स ग्रेजुएट्स भी, जिनको नौकरी नहीं मिल पाती है। उन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तो क्लियर कर रखा है, पर वो नौकरी नहीं पा पाते हैं क्योंकि या तो सरकार उतनी टीचर्स की जॉब निकालती नहीं है या वो किसी भी वजह से क्लियर नहीं हो पाता। वो बहुत बच्चे हैं जो ट्यूशन दे सकते हैं। जी चलिए, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, अपना नाम बताइए। हाँ नमस्कार, मैं संजय देहरादून से बोल रहा हूँ। जी संजय जी बोलिए। हाँ मान्यवर, मैं कानूनी विशेष आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आरटीई कानून लागू हो चुका है लेकिन सिर्फ वो किताबों में है, उसके लिए किसी भी राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण बजट स्वीकृत नहीं किया गया, न ही केंद्र सरकार द्वारा कोई ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी जो है राज्य सरकार कितना बजट स्वीकृत करे शिक्षा के लिए। न तो शिक्षा के लिए भवन है, ये मैं प्राइमरी या हाई स्कूल तक की शिक्षा के लिए बोल रहा हूँ, मैं हायर एजुकेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो इसके लिए क्या हम कुछ ऐसा सरकार पर दबाव डाल सकते हैं इस कानून के तहत कि वो सरकार बाध्य हो कि इतना % जो है वो एलोकेट करे शिक्षा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हर स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग एलोकेशन होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फंड्स आने चाहिए। अगर हम बात करें, देखिए मैं देहरादून के बारे में तो कमेंट नहीं करूंगा कि वहां कैसा बिल्डिंग्स हैं, पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये आरटीई कानून आने के बाद मैंने अपने आप देखा है, जो स्कूल बिल्कुल खंडर होते थे उनकी बिल्डिंग्स बिल्कुल ऐसी होती थी कि वहां कभी भी गिर जाएंगी, वो बिल्डिंग्स घेर के नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। एटलीस्ट शहरों में तो बनाई जा रही हैं, गांवों में धीरे धीरे बाद में आएगा, पर शहरों में और गांवों में भी ऐसा सिस्टम शुरू हो गया है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो नई बिल्डिंग्स आ रही हैं। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फंड्स नहीं देती है, ऑल्दो अगर आप देखेंगे तो आप एजुकेशन सेस, हर टैक्स पे आप एक एजुकेशन सेस देते हैं। हम अपनी जेब से बच्चों की एजुकेशन के लिए, फ्री एजुकेशन के लिए पैसा दे रहे हैं, पर वो पैसा कहां जा रहा है हमें पता नहीं। तो सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान या इस तरीके के बहुत अभियान चला दिए कि फ्री एजुकेशन मिले। आपकी बात ठीक है, अगर ये फंड्स एलोकेट नहीं हो रहे तो आप एक रिट पिटीशन डाल सकते हैं आपके कंसर्न हाई कोर्ट में, और वहां से डायरेक्शन ले सकते हैं सरकार के अगेंस्ट कि वो एक जो फंड है उसको एक जो फंड है उसको डिसिमेट करे, एलोकेट करे इस फंड्स को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितने इसमें पैसे देगी, स्टेट गवर्नमेंट कितनी देगी,
और वो बच्चों की शिक्षा में लगाया जाए और प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो। इसके लिए तरीका यही है कि आप कोर्ट के पास जाकर रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज तो वैसे तो ये सारा काम स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने आप ही करना चाहिए, फंड्स एलोकेट करने चाहिए। जी जी, चलिए, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, अपना नाम बताइए। ललित शर्मा से। जी ललित जी, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैडम हरियाणा में आरटी काउंट 134 के तहत फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के दाखिले हुए थे। जी, उसका ग्रांट करा सरकार ने। जी, हेलो, जी जी, इसके अंदर बच्चे का ब्रांच नंबर है का, उन्होंने बच्चों को एडमिशन दिया नहीं। और प्राइवेट स्कूल में गए थे? हाँ, प्राइवेट स्कूल। जी जी, हरियाणा के अंदर ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि आरटी 134 के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल में 10 बच्चों को एडमिशन मिल सकते हैं। जी, तो उसके अंदर मेरे बच्चे का नंबर आया था सेंट जेवियर स्कूल सिरसा में। जी, जी, उन्होंने मेरे लिए कहा, स्कूल वालों ने वही हमारा स्कूल अच्छा है माइनॉरिटी ग्रुप में, माइनॉरिटी श्रेणी के अंदर अच्छा है, इसलिए हमारे पर ये रूल नहीं आ सकता। जी जी, और मैंने इसकी शिकायत भी की है कि आपके अंदर शिकायत की हुई है, अभी तक उसका कोई रिप्लाई आया नहीं। मैंने अपने बच्चे का एडमिशन कराया नहीं सर अभी तक। देखिए, अगर आप बात करें कि अगर वो स्कूल जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले ही एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसके अनुसार जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऐसे स्कूल जो माइनॉरिटीज ने बनाए हैं, इंस्टीट्यूट किए हैं, उन पे आरटीई कानून लागू नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। तो मेरा सजेशन ये है, अगर आपने बेनिफिट लेना है इस तरीके के प्रोविजंस का, आर्थिक रूप से वीकर सेक्शन हैं जैसे आप, तो आप किसी और प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दीजिए, उन पे आरटीई एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप किसी और स्कूल में ट्राई कीजिए, एडमिशन मिल जाएगा। वकील साहब, एक और कॉमन प्रैक्टिस देखने में आती है सरकारी स्कूलों की, अगर खासकर बात करें कि सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी कई जगह ड्यूटी लगाई है। हाँ। कहीं वोटिंग हो रही है तो वहां उनकी ड्यूटी लगा दी, कहीं कोई रैली हो रही है तो वहां उनकी ड्यूटी लगा दी। ऐसे में अगर 30 दिन है तो पढ़ाई तो सिर्फ 10 दिन ही हो पाती है। बिल्कुल। तो क्या उसके लिए भी कोई कानून है, या टीचर्स वहां रहने चाहिए, या आप ड्यूटी करें उसके अलावा भी आपको पढ़ाई करवानी है बच्चों की? चलिए, इस कानून में प्रोविजन आ गया कि जो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं उनको नॉन एजुकेशनल पर्पज के लिए नहीं भेजा जाएगा। सेक्शन 27 है आरटीई एक्ट का कि जो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं उन्हें सिर्फ एजुकेशन काम के लिए ही लगाया जाए, नॉन एजुकेशनल के लिए ना लगाया जाए। तो इसमें एक्सेप्शंस क्रिएट कर दी कि ये 4 चीजों को तो करना ही पड़ेगा सरकारी स्कूल के टीचर्स को। वो क्या है? सेंसस की ड्यूटी, इलेक्शंस, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के हों, लोकल म्यूनिसिपैलिटी के हों या पार्लियामेंट के हों, तो इस तरीके की ड्यूटीज करनी ही पड़ेगी। और यही ड्यूटीज होती हैं जो टीचर्स के लिए। सेंसस है तो कई दिन तो सेंसस चलेगा, इलेक्शंस है तो इलेक्शंस में टीचर गए हुए हैं, इलेक्शन भी एक प्रोसेस काफी दिन चल जाता है। कभी स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन है, कभी पार्लियामेंट के हैं, कभी लोकल बॉडीज के हैं। तो अल्टीमेटली ये ठीक है कि बच्चों को पढ़ाई फिर भी नहीं हो पाती। आपने प्रोविजन तो बना दिया पर उसमें एक्सेप्शंस क्रिएट कर दी। अगर आप एक्सेप्शंस क्रिएट ना करें, टीचर्स को ना भेजें, तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। आप एक्सेप्शन सेंसस के लिए भेज देंगे या कभी इलेक्शन के लिए भेज देंगे, वो तो अभी बात रही गई, फिर एक्सेप्शन क्रिएट करने का फायदा क्या हुआ? वकील साहब, खैर अगर अवेयरनेस की बात करें, ये जो भी लॉ है, चाहे ये टीआरपी गेनिंग ही क्यों ना हो, क्योंकि यूपीए सरकार थी उस वक्त जिस वक्त ये लॉ आया था, सपोज अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1 अप्रैल 2010 को, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ वोट बटोरो अभियान टाइप का था कि बच्चे बस स्कूल जाएं, गुणवत्ता मिले शिक्षा में या ना मिले, कोई बच्चा एजुकेटेड हो या ना हो, टीचर्स वहां हो, एम्यूनिटीज हैं या नहीं स्कूल में, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई वास्ता नहीं उनका कि वहां पे एक फाइनेंशियल एड पहुंच रही है या नहीं, सिर्फ एक टीआरपी गेनिंग प्रोग्राम था। ये माना जा सकता है? आप कुछ हद तक, बल्कि काफी हद तक ठीक है कि ये टीआरपी गेनिंग एक चीज भी हो सकती है, क्योंकि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हुई नहीं। और अगर आप देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई थी, हर बच्चे का राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये सन 2002 में हुई थी, और इनको फिर 2009 तक 7 साल लग गए कानून बनाने में, और इम्प्लीमेंट हुआ 2010 में। बल्कि पिछली सरकार ने तो सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया था, पर उसके बाद ये चीजें इंप्लीमेंट हुई। तो टीआरपी गेनिंग एक्सरसाइज भी कही जा सकती है। जी, चलिए वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू। तो ये था आज का कानूनी पहलू। फिलहाल आज बस इतना ही, अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।